सहारा प्रणाम। सहारा न्यूज नेटवर्क के आलमी सहारा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम। एक मुलाकात के जरिए आज आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं, तारुफ के लिए तो उनका नाम ही काफी है, चूंकि रस्म है और उस रस्म की अदायगी भी होनी है। यह बता दूं आपको कि वो कलम के सिपाही हैं। जब भी कलम उठाया हमें नायाब तोहफा दिया है, कभी गजल की शक्ल में तो कभी कहानी, मुकाल में, या फिर वो फिल्मी नगमे ही क्यों ना हो। चलिए, मैं ज्यादा देर आपके और उनके बीच हायल नहीं रहता हूं और आपकी मुलाकात करवाता हूं। आप हैं जनाब जलीस शेरवानी साहब। आदाब अशरफ साहब और आलमी सहारा के तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है और मैं शुक्रगुजार हूँ सहारा न्यूज़ नेटवर्क का कि उन्होंने ये मौका दिया है कि मैं आज अपने नाजरीन के रूबरू हो सकूँ। लेकिन ये लिखने का शौक कहाँ से और कैसे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है अशरफ साहब। इसमें हुआ ये कि मैं जिस माहौल में रहता था अलीगढ़ में, वो अदबी माहौल था। मजनू गोरखपुरी साहब जो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे, वो हमारी कोठी के बिल्कुल सामने वाली कोठी में रहते थे, अल्लाह वाली कोठी में। बशीर बद्र साहब हमारे हमसाया थे। अच्छा। आले अहमद सुरूर साहब, जज्बी साहब वगैरह जैसे दिग्गज, ऐसे जय्यद अदीब इतने कुर्बो नवाह में रहते थे और मैं ये देखता था कि लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो मुझे लगता था ऐसा इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है भाई कि जो देखता है वो खड़ा हो जाता है, सलाम करता है और इनसे मिलने इतने लोग आते हैं। पता ये चला कि ये सब के सब अदीब हैं, शायर हैं या अदीब है। तो अदीब का काम होता है जाहिर है लिखना, वो गजल कहे, नज्म कहे या मकाले लिखे या नावल लिखे, अफसाने लिखे। तो मुझे लगा कि लिखना बहुत अहम है और साहब ये तजस्सुस पैदा हो गया कि लिखा कैसे जाता है। अच्छा, जबानों का सिलसिला ये था कि खुदा का करम है, जबान बड़ी अच्छी खासी सीख ली थी, माहौल भी ऐसा ही था उर्दू अरबी फारसी का। तो हमने साहब लिखना शुरू किया और जो कुछ भी लिखा अपने चाय के लालची दोस्तों को सुनाया। जी। पैसे तो खर्च होते थे लेकिन वाह वाह बहुत मिलती थी। फिर कहीं ये एहसास होने लगा कि यार ये वाह वाह झूठी तो नहीं है, एक दिन बिना चाय के सुना के देखें। सही। लेकिन फिर भी वाह वाह मिली। तो ये हिम्मत हुई कि अपने से बड़ों को दिखाएं। फिर जो थोड़े से नाम थे, जो लिखा करते थे, जो मशहूर थे, शायर थे, उनसे झिझकते झिझकते सुनाना शुरू किया और उन्होंने तारीफ की। तारीफ इस शक्ल में की कि बेटा मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब ये तसल्ली काफी थी उस उम्र में और मैं 9th क्लास में था, मुझे याद है, जब एक लोकल मैगजीन में मेरा पहला अफसाना छपा। अच्छा, शुरुआत अफसानों से हुई। अब वो अफसाना था, कहानी थी, क्या था मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ लिखा था और वो उस रिसाले ने छाप दिया। हमने कहा भाई बात बनती हुई नजर आ रही है। खैर, फिर पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा, लिखाई का सिलसिला चलता रहा और बड़ी हिम्मत अफजाई की लोगों ने मेरी। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो 20वीं सदी में भी छपा, खुदा का शुक्र है, और काफ़ी रिसालों में छपा। फिर मौलाना वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक बड़ा कामयाब पर्चा हुआ करता था, नई दुनिया जी, उसमें बड़े मकाले मैंने लिखे और उनसे बड़ी उन्होंने दाद दी मुझे, जो मेरे लिए तो एक सनद थी। मौलाना वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब अगर तारीफ करते हैं किसी की लिखने की तो बड़ी बात, वो मुस्तनद लिखने वाला हो गया, मुझे ऐसा लगा जी। करते करते हालात बदले और सिलसिला अलीगढ़ से टूट गया। बदकिस्मती मेरी थी और मैं बिना किसी फैसले के अपने गांव के करीब जाके कासगंज में रहने लगा। अच्छा। क्रिकेटर था, क्रिकेट खेली खूब। फिर जिसे आज प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते कहते हैं, तो वो खेलना शुरू की थी 100 रुपए रोज पे। अच्छा। अभी कभी आगरा की टीम, कभी मथुरा की टीम, कभी बुलंदशहर की टीम, कभी वो आपको ले जाया करते? वो ले जाया करते थे और 100 रुपए मिल जाते? और 100 रुपए दिन के मिल जाते थे। मतलब जिस दिन बॉलर थे, बैट्समैन थे? मैं फास्ट बॉलर था और कदोकामत से लगता है, बेइंतहा खतरनाक किस्म का बॉलर था। मेरा निकनेम रखा गया था क्रिकेट में कसाई।
ओह जी। हालांकि ऐसी कोई हरकत मैंने जान के कभी नहीं की। अब वो गेंद की कमबख्त की शरारत है कि उछल के किसी की नाक पे लग गई, सर पे लग गई, मुंह टूट गया। एक आध बार तो रहा होगा। जानबूझ के तो मैंने कभी किसी को आज तक जद नहीं पहुंचाई है मेरे होशो हवास में। अनजाने में किसी को मुझसे तकलीफ हो गई हो तो बारहा मैंने तौबा की है और माफिया मांगी है। मुझे कि आज जो लोग मानते हैं वो आपकी कलम की ताकत को मानते हैं और सलाम करते हैं उनसे। देखिए मियाँ, दरअसल बात यह है कि जब कुदरत मेहरबान होती है तो वो हर कस और नाकस से वो काम ले लेती है जिसे लोग बड़ा काम समझते हैं। मेरी नज़र में जो कुछ भी मैंने हासिल किया, अगर किया है, और जो भी मकाम कुदरत ने मुझे अता किया है, ये सिर्फ उसका करम है। बेशक मैं अपनी जैसी कोशिशें करता रहा, क्योंकि रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ता है। कुदरत ने, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो उसे गुजारना हम पर फ़र्ज़ है, इबादत है, उसको सही तरीके से जीना। कोशिश ये रही कि तरीक़ा सही रहे हमेशा, बाकी तो मालिक है और जिसे चाहे अता करे, जिसे चाहे अता करे। सही बात है। तो जलीस भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपने शुरुआत कहानियों से की, जी, उसके बाद फिर आप शायरी की उसके तरफ बाद नहीं, ड्रामे भी लिखे। अच्छा, ड्रामे लिखे, ड्रामे किए, ड्रामेबाज तो हुई मैं, काफ़ी ड्रामे कर लिए। उसके बाद शायरी भी ज़ाहिर है शुरू हो गई, और वो शुरू की शायरी थी तो वो ज़रा मिजाज की शायरी थी, क्योंकि मैं हमेशा उस सिस्टम के खिलाफ रहा हूँ, हमेशा से, जो इंसान की मर्जी के खिलाफ उस पर थोप दिया जाए। वो सरकार हो, माँ बाप हो, बॉस हो, कोई भी हो। मसलन मुझ पे कोई वो कानून नहीं थोपा जाना चाहिए जिसे मैं पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता वो करना, क्योंकि मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा हूं। सही, मैं आपकी बात न मानूं तो जुर्म तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, इसलिए मैं मान लूं, नहीं। तो वो बाग़ियाना जो फितरत, जो आजाद ख्याल, जो आजादी हाँ, हमारे सोचने की, और उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, उस पर कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। तो इत्तफाक सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्में भी उसी किस्म की मिली जिसमें बड़ा हार्ड हिटिंग लिखना था और तंजियाँ थी, और वो और कामयाब होती चली गई। लोगों को फिर लगने लगा कि मैं नहीं, रोमांस तो मैं लिख ही नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि क्योंकि मैं तो मारतोड़ वाला आदमी हूँ। मैं तो अंडरवर्ल्ड के डायलॉग बहुत अच्छे लिखता हूँ, या सियासी डायलॉग बहुत अच्छे लिखता हूँ। फिर जब मैंने हिमेश रेशमिया साहब का प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल लिखा, अंदाज, जिसमें बड़े रोमांटिक मौक़े थे लिखने के, तब लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो रोमांस भी लिख सकता है। फिर शायरी सुनी, फिर गीत सुने, तो अब खुदा का शुक्र है लोगों को लगता है कि ये रोमांटिक भी है। मेरा मानना ये है, मैं नाजरीन से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि जो एक राइटर है, देखिए राइटर दो किस्म के होते हैं। एक राइटर जो मर्जी से राइटर बनते हैं, जिन्हें राइटर ही बनना होता है, और एक वो राइटर होते हैं जो मजबूरी में राइटर बनते हैं, यानी राइटर बाय चांस एंड राइटर बाय चॉइस। तो जो राइटर बाय चॉइस है वो कुछ भी लिख सकता है, वो किसी भी मजमून पे लिख सकता है, अगर उसका मुताला है, उसके तजुर्बात हैं, तो हर मजमून पे लिख सकता है। जैसे मुझसे आप कहिए तो मैं ड्रामा लिख सकता हूँ, रोमांस लिख सकता हूँ, तंज लिख सकता हूँ, सब कुछ लिख सकता हूँ, सिवाय गंदगी के। और ऐसा नहीं लगता जलीस भाई कि मजबूरन भी करना पड़ता है कभी कभी, या मजबूरी करवा ले जाती है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मजबूरी ही करा ले जाती है लोगों से काम, वरना ज़र्फ तो सबके पास है। उसके सौदेबाजी हो जाती है कभी कभी। एक अदीब, एक राइटर, एक फिल्मी राइटर, जब उसे हर महीने बच्चों की फीस भरनी है, हर महीने घर का राशन भरना है, और उसके सामने एक तरफ बच्चों की भूख और मजबूरियां हैं, और एक तरफ ये है कि अम्मा ऐसा कोई गाना लिख दो, तो मैं समझता हूं उसका फर्ज ये वैसा गाना लिख दे। वो बच्चों की भूख से और बच्चों की मजबूरियों से और घर के हालात की मजबूरियों से बेहतर ये है कि वो गाना लिख दे। कोई फांसी नहीं देगा, और वो गाने आवाम में पसंद किए जाते हैं, हिट होते हैं, तो उसमें ऐप क्या है?
और कहां वो अपनी मर्जी से लिख रहा है, वो सब कुछ उससे लिखवाया जा रहा है। उसे एक लालच है कि अगर मैं ये लिख दूंगा तो ये पैसे मिल जाएंगे जिससे मेरे बच्चों की फीस भर जाएगी। जलील शेरवानी साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी, ये एक मुलाकात जारी रहेगी। जलील शेरवानी साहब ने कई फिल्मों के मुकालमे लिखे, गाने बहुत हिट हुए और अभी हाल ही में दबंग जो फिल्म आई है दबंग 2, हालांकि दबंग का भी गाना उन्होंने लिखा, टाइटल सॉन्ग, और दबंग 2 में भी वो पांडे जी सीटी बजाई, ये भी लिख डालते हैं। तो हम कुछ शायरी भी सुनेंगे जनाब जलील शेरवानी साहब से और बातचीत भी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं जनाब जलील शेरवानी साहब से। उन्होंने बहुत कुछ उम्दा बातें बताई हमें, लेकिन दरअसल फिल्मों में उनका बड़ा ही जबरदस्त तरीके से खैर मकदम किया गया जब पहली बार उन्होंने दाखिला लिया, या यूं कहे कि जब वो शामिल हुए इसमें इंडस्ट्री में। लेकिन हम उस जलील शेरवानी को भी जानते हैं जो मुशायरों में भी पढ़ते हैं। हम जलील शेरवानी साहब के लिखे हुए न जाने कितने गजलों को पढ़ा है और पढ़ के दिल से लगाया, और आज जब वो हमारे साथ हैं तो यकीनन हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल हुक्म है आपका, और नाजरीन गालिबन पसंद भी करेंगे जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक कथा सुनाता हूँ कि सरदार से चोरों के मैं कल रात मिला था, बीमार था, कमजोर सा बिस्तर पे पड़ा था। पूछा ये तेरा हाल, तो छिजला के वो बोला नेताओं ने छीना है जो धंधा मेरा था। तो उसकी नाराजगी वाजिब थी भाई, उसका धंधा नेताओं ने छीन लिया। ये तो बहुत बड़ा ज़र्फ है। एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहता हूं मैं। अच्छा, ये मैं कंफर्म कर लूं एक बार, सुना है कि आप उर्दू के साथ साथ हिंदी के साथ पंजाबी, कई जबानों में लिखते हैं। दोस्तों की मेहरबानियां हैं। हिंदी उर्दू तो खैर, हिंदी कहिए तो मेरी राजभाषा है और मुझे विशेष रुचि हिंदी भाषा में थी, इसलिए मैंने हिंदी सीखी। और उर्दू मादरी ज़बान है, जाहिर है, लिहाजा उर्दू आ गई। पंजाबी इंडस्ट्री ने सिखा दी अच्छा खासी, मैं गाने वाने पंजाबी में लिखने लगा। पर हाँ, तो वो हिंदी की एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से आलमी सहारा के वो देखने वालों से ये मेरा इल्तमास है कि इसे गौर से सुने, क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ है कि सरकारें बदलकर देख लिया, क्या पाया सरकार बदलकर। सरकारें बदलकर देख लिया, क्या पाया सरकार बदलकर। अरे सारे भ्रष्ट मिटाने होंगे, क्या होगा दो चार बदलाव। वाह वाह, बहुत खूब। जलील भाई, गाने तो बहुत तरह तरह के लिखे, लेकिन एक गाना जो इन दिनों काफी हिट चल रहा है आपका, वो है हुर हुर दबंग दबंग। जी, ये कैसे, ये सब जानना चाहेंगे नाज़रीन जरूर। असल में ये जब लफ्ज दबंग आया था टाइटल में, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि दबंग को की तशरीह की जाए, दबंग होता क्या है। तो पहले दबंग जो फिल्म थी उसमें जो गाना था टाइटल सॉन्ग, उसमें दबंग क्या होता है ये उसकी तशरीह की गई थी। और दबंग 2 में ये बताया गया दबंग करता क्या है, या दबंग से लोग किस तरह जुड़ते हैं, ये किया गया है। और हुड़ दबंग ये अजीब सा लफ्ज, दरअसल हमारे एक बहुत अजीज, बहुत जिनसे बहुत मोहब्बत करनी चाहिए और लोग करते हैं, बड़े हरदिल अजीज एक्टर और राइटर कादर खान साहब हैं। तो मैं तो उनका बड़ा वाला पंखा हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ जी, और उनकी शफकत भी हासिल है मुझे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मजे की बातें करते हैं मुझसे। तो उनकी एक आदत है, वो बात बात हुड़ 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 हुड़। अच्छा, तो ये जहन में कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। अच्छा, दूसरे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सहारनपुर के, तो वहां भी ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है। साजिद वाजिद का जिक्र कर रहा हूं मैं। तो उस इलाके में तो
अच्छा, साजिद वाजिद भी कादर खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका बेटा वाजिद का दोस्त है। हाँ। तो वो दो होड़ एक साथ टकराए तो होड़ होड़ हो गया। इसलिए वो होड़ होड़ दबंग, और वो इतना मकबूल हुआ, आप यकीन माने कि मैंने देखा है 2-2 साल के बच्चे जिनकी कमर पे बेल्ट नहीं है लेकिन वो वहीं पकड़ के हिला रहे हैं, होड़ होड़ दबंग, होड़ होड़ दबंग, जबकि बेल्ट नहीं है वहां पे। हाँ, बिल्कुल। वो इतना ज्यादा सलमान खान साहब का जो अंदाज था वो इतना मकबूल हो गया, हुड़ हुड़ दबंग हो गया। ये तो, और उसके बाद फिर आपने वो पांडे जी सिटी। हाँ, वो पिछली फिल्म में था हमका पीनी है हमका पीनी है। हाँ। उसकी जगह ये गाना आया पांडे जी सिटी। तो ये हो रहा था कि भाई पांडे जी इतने मकबूल हैं और थाने में बैठते हैं तो अपनी थानेदारी करते हैं, वो कानून की थानेदारी तो करते नहीं है। जो कानून की किताबों में लिखा वो थानेदारी तो खान साहब करते नहीं है। हाँ। वो तो अपनी थानेदारी करते हैं। हाँ। और जो उनका अंदाज है उस अंदाज से थानेदारी होती है। हाँ। तो थाने में बैठ के वो ड्यूटी व्यूटी थोड़ी करते हैं, चलो सीटी बजाते। वो उस तरह से बातें मजाक हो रही थी कि भाई अब खान साहब थाने में बैठ के सलमान खान साहब थानेदारी तो करेंगे नहीं यार, उनकी मर्जी है, वो किसी की सुने ना सुने। वहां से वो बात निकली कि करते हैं सुन कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी, थाना में बैठे बजावे हाय पांडे जी सीटी। और वो अब जरा जरा से बच्चे यूं यूं करते हैं भाई। वो देखिए, जो चीज मकबूल होना चाहती है वो हो जाती है, और जो होने वाली होती है वो हो जाती है। ऐसा हमने या कब क्या पसंद आ जाए ये एग्जैक्टली मिजाज का पता हमें नहीं। बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि पांडे जी सीटी इस बड़े पैमाने पे हिट होगी और लोग इस कदर पसंद करें। हाँ ठीक है, एक गाना है, अच्छा गाना है, रिदम है, लोग डांस करेंगे, लेकिन उसे अपने कलेजे से लगा के इतना मकबूल कर देंगे ये सोचा नहीं था। ईमानदारी की बात है। और दबंग जो पहली दबंग है, जी, उस दबंग के गाने के लिए आपको अवार्ड मिला। जी हाँ, चोरी किया रे जिया। जी हाँ, ये बहुत प्यारा। हाँ, बड़ा अच्छा रोमांटिक गाना था। हाँ। और उसकी धुन इतनी खूबसूरत मिल गई थी कि अल्फाज खुद ब खुद लुढ़कते हुए चले आए हलक के बाहर और जबान तक आ गए और वो लोगों के कानों तक पहुंचे और मकबूल हुए। वो गाना मुझे भी बहुत पसंद है, जबकि अमूमन मुझे अपने गाने पसंद नहीं आते। ठीक है, लिख दिए, पैसे मिल गए। अमूमन जो बड़े शायर होते हैं या लिरिसिस्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि मुझे अपना नहीं, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं। देखिए, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था रेडियो का, जिसमें नक्श लालपुरी साहब के गाने, मजरू साहब के गाने, शैलेंद्र साहब के गाने, इनके मैं बजवा रहा था। तो जो आरजे थे उन्होंने कहा कि जलील साहब प्रोग्राम का आखिर आ गया है, एक गाना आपका भी तो बजा लें। बेशुमार गाने हैं आप। मैंने कहा जिस दिन मैं इनके मुकाबले का कोई गाना लिखूंगा उस दिन जरूर बजा दें। सीधी सी बात है, मास्टर्स थे हम, तो बस ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन कोई मार्कतो ला रहा काम तो ऐसा हमने किया नहीं है जिसपे हमें फख्र हो कि हमने ये काम कर लिया। अभी कुछ नहीं किया। आपके पीछे जो लोग हैं जो कलम थामे बैठे हैं जी, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ मौका मिले या वो बेहतर कर पाए, क्या नसीहत उनके लिए? देखिए, जो नया लोग लिखते हैं, नए लोग जो लिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि बंबई में पासपोर्ट और वीजा नहीं लगता आने के लिए। जिसका दिल चाहे उसे कुछ दिन भूखे रहने की, कुछ दिन जागने की, कुछ दिन भीगने की, कुछ दिन धूप में गुजारने की आदत डाल लेनी चाहिए। खुदा करे कि पहले दिन उसे काम मिल जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता 1 साल नहीं मिला तो। यहां सिर्फ आपकी सलाहियत ही नहीं है, यहां आपका मिजाज, आपका तौर तरीका, आपका नसीब और सलाहियत है। इन सबका जब मुनासिब संगम होता है तब कामयाबी मिलती है। तो यहां आने जाने पे किसी पे रोक तो है नहीं, आइए, लेकिन आने से पहले एक उस्ताद जरूर ढूंढ लीजिए अपने गिरदोनवाह में, अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, कि आप जिसे बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आपने लिखा है तो जाहिर है गीता हो गई, हमने लिखा है बहुत कमाल लिखा है। ये खुशफहमी जो होती है इसको उस्ताद दूर कर देता है कि बेटा ये तो कुछ नहीं है, मेहनत करो। तो जब एक उस्ताद आपकी पुश्त पे होता है तो आप में पुख्तगी आती है, आपके कलाम में, आपके लिखने में, आपके कहने में।
यहां तक कि आपकी बोलचाल में एक खास किस्म का अंदाज आ जाता है एक किसी के सिखाने पे। वो उस्ताद माँ हो, बाप हो, बड़ा भाई बड़ी बहन हो, दोस्त अच्छे हो, या कोई उस्ताद शहर का हो, कि अगर आपने शेर कहा है तो आपको लगता है कि गालिब होते तो वाह कह पढ़ते, मतलब बेचैन हो जाते, अरे कमबख्त इसने ये शेर क्यों कह दिया, मैं क्यों ना कह सका। लेकिन ये आपकी सोच है ना भाई। जब एक उस्ताद ने कहा कि वो, तब वो कहेगा बेटा कहते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन अच्छा कहने लगोगे। तब वो पहाड़ सर पे गिरता है, अरे बाप रे, मतलब जिसे मैं अपने आप को गालिब का नेमुल बदल समझने लगा था, ये तो हकीकत नहीं है। तब आपकी मायूसी जो होती है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन होती है और बहुत ज्यादा आपके किरदार को नुकसान पहुंचाती है। हमें लगता है कि शायद यही वजह है कि बहुत सारे राइटर इसी उसके साथ आते हैं और फिर नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए, लोग कुत्ते पालते हैं, लोग बकरियां पालते हैं, भैंसे पालते हैं, बंदर पालते हैं, खुशफहमियां पालने पे क्यों पाबंदी है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खुशफहमी पालने वालों को पहले एक उस्ताद हासिल करना चाहिए। बिन गुरु ज्ञान कहां से लाऊं? गुरु के बिना कुछ नहीं है, उस्ताद बहुत। लेकिन जलीस भाई, इस फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ये सुना जाता है और ये कहा जाता है कि अच्छे राइटर्स की बड़ी कमी है। ये वो लोग कहते हैं जो अच्छा काम जानते ही नहीं है, जो अच्छे और बुरे काम का फर्क नहीं जानते, वो कहते हैं कि अच्छे राइटर्स नहीं है। एक से एक बड़ा उस्ताद पढ़ा है, मौका नहीं दिया आपने। अशरफ साहब, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझे ट्यूशन पढ़ा देंगे अदब में, शायरी में। नहीं था उनका नसीब, उन्हें काम नहीं मिला, या कोई काम मिला छोटा मोटा, वो कामयाब नहीं हुआ, अब वो गुमनामी में चले गए। तो जो कामयाब है वो बहुत बासलाहियत है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और जो नाकाम है उसमें सलाहियत नहीं है, ये भी गैर जरूरी बात है। बस मौका मिलना चाहिए, मौका, नसीब। मैं बहुत अच्छा शायर हूं लेकिन बुरा इंसान हूं, मेरा बाप भी काम नहीं कर पाएगा यहां पे इंडस्ट्री। ये नसीहत। बुरा आदमी नहीं चलता साहब यहां पे। जैसे हमारे यहाँ आपके बारे में तो कहा जाता है कि बड़े अक्खड़ मिजाज हैं और इनसे लिखवाना आसान नहीं है। नहीं, ये अफवाहें। देखिए, मेरा मारा हुआ आज तक कोई पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं गया, किसी के हाथ पैर टूटे नहीं, किसी का मुंह नहीं नोचा मैंने, किसी से बदतमीजी नहीं की जिंदगी में। लेकिन अपनी बात कहने से नहीं डरता, इसलिए अक्खड़ कह लीजिए, जिद्दी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अपनी बात कहने से नहीं डरता हूं मैं। वो फिर किसी के सामने कहनी हो, छोटा बड़ा, पतला दुबला, शरीफ बदमाश, मैं किसी से डरता नहीं। सही बात है। तो खैर, मजा आ रहा है और वक्त की किल्लत भी है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है आपको। तो ब्रेक ले लीजिए। तो ठीक है, चलिए, आपने कहा तो ब्रेक ले लेते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जनाब जलीस शेरवानी साहब। बहुत ही बेहतरीन बातें कर रहे थे और दिल तो नहीं हो रहा है उन्हें छोड़ा जाए, लेकिन बात जारी है। कुछ मिनट और हमारे पास बच गए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जलीस भाई, जो राइटर होते हैं, जो अदीब होते हैं, उनका इज़्तिराब कभी ख़त्म नहीं होता और ये भी सोचते हैं कि माजी में कुछ और मिल गया होता तो करते हैं। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं प्रशांत आंग्रे साहब, उन्होंने कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछना, ज़िंदगी दोबारा जीने को मिले, शुरुआत करने को मिले, तो ज़िंदगी का वो कौन सा सफ़ा अधूरा रह गया है जिसे आप मुकम्मल करना चाहें? मेरा ख्याल है प्रशांत के सीने में एक बहुत खूबसूरत दिल है, वरना ये सवाल नहीं होता। अगर मुझे जिंदगी दोबारा जीने को मिले तो एक ही सफ़ा खाली पड़ा है, माँ बाप की खिदमत, जो मैं नहीं कर सका। अगर वो सफ़ा दोबारा मिल जाए तो वो पूरा वक्फा मैं उनकी खिदमत में लगा दूंगा। ये मेरी हसरत रह गई है। मैं बड़ा बदकिस्मत आदमी हूँ कि वो खिदमत नहीं कर सका अपने माँ बाप की, जो मुझ पे फर्ज थी। वो खलिश हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, जब तक मैं जीऊंगा रहेगी।
ये खलिश नहीं जाएगी। ये एक ऐसा गुनाह हुआ है मुझसे दोस्त, चलें कुछ और बात करें, नहीं होगी ये बात। ये हमारे लिए जिनके वालिदैन हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं भाई आप, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, ये मौका मत गवाइए, कर लीजिए जितना कर सकते हैं। यही जन्नत है, यही आखिरत है। एक जन्नत का दरवाजा और दूसरे जी, के कदमों तले जन्नत है। जी, और फिर देखिए जिंदगी कितने सुकून से गुजरती है। ये खलिश रह गई आपके दिल में। ये खासियत है जनाब जली शेरवानी साहब की, जहां एक तरफ इस तरह के अशार हैं, वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन फिल्मी नगमे भी हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी लिखा लिए गए जो लिख दिए गए और वो अमिट हो गए, जिसमें से हुड़ हुड़ दबंग भी है। वाकई, लेकिन ये बैलेंस करना काफी मुश्किल है क्या, जहां एक तरफ फिल्मों के लिए लिख रहे हो, दूसरी तरफ फिर इस जी, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ख्याल और जहन को काबू में रखने की बात है कि जब मैं गाना लिखने जाता हूं तो दिल में उम्मीद रकम हो तो गजल होती है। जब मैं गाना लिखने जाता हूं तो सबसे प्राइमरी चीज वो है 3/6। अच्छा, चेक। ओहो, उस पे ऊपर जली शेरवानी और नीचे कुछ जीरोस के साथ कुछ हिंद सा, बड़ा खूबसूरत लगता है भाई। फटाफट गाना होता है, फौरन निकल आता है वो सब कुछ। फिर हुड़ हुड़ दबंग हो या कुछ भी हो, सब निकलता है। लेकिन जब शायरी होती है या अखबार के लिए, मैगजीन के लिए मैं कुछ लिखता हूं, वो चीज मैं जब करता हूं जब मैं अपने साथ तन्हा होता हूं। तब न किसी चीज की उम्मीद होती है और न चाहत। नहीं, कुछ नहीं होता उस वक्त। मैं अपने साथ तन्हा होता हूं और ये कहता हूं कि अब वो लिख जो तू चाहता है। फिर वो बात आती है साहब। चलिए, वक्त भी पूरा हुआ, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना इस कदर मजा आ रहा था। और मुझे वक्त में यही खराबी है, और मुझे यकीन है कि नाजरीन भी, कसम खुदा की, वक्त मौका नहीं देता, वक्त इजाजत नहीं देता, वक्त कितनी पाबंदियां लगा देता है। और वही पाबंदी यहां भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जलीस भाई कि आप तशरीफ लाएं और हमसे बातचीत की, और हमारे नाजरीन भी आपकी बातों से बहुत फायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चलिए अशरफ करीम को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आलमी सहारा पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सहारा।